अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। किसान कैसे करें ऊसर भूमि का सुधार, कद्दू वर्गीय सब्जियों में फूल और फल बनने की अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी कार्य। अपने प्रदेश बिहार में ऊसर भूमि का रकबा करीब करीब 4 लाख हेक्टेयर है, जिसकी औसत पैदावार बहुत ही कम है। और इस प्रकार की भूमि में उत्तम बीज, खाद, सिंचाई और फसलों की पूरी देखरेख के बावजूद भी फसल से अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। लेकिन किसान भाई ऊसर भूमि का सुधार कर भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान अपने स्तर पर कैसे करें ऊसर भूमि में सुधार, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे। विशेष तौर से ये बता देना चाहता हूँ कि अम्लीय भूमि जो होती है प्रायः नम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका पीएच 7 से कम होता है। लेकिन जब यह प्रायोगिक तौर पे देखा जाता है तो इसका पीएच 5.5 होता है। जब यह पीएच 4.5 के करीब आ जाता है तब मृदा अत्यधिक अम्लीय मानी जाती है। इसका कारण यह है कि अधिक वर्षा जब होता है तो उसके साथ जो क्लोराइड क्ले पार्टिकल होते हैं उसमें भस्म बह जाते हैं और उसकी जगह एच आयन की अधिकता हो जाती है, जिससे मृदा हमारी अम्लीय हो जाती है, जो कि जड़ यानी कि पौधे के जड़ों को प्रभावित करता है। दूसरा, यह झिल्लियों की पारगम्यता को भी नुकसान पहुंचाता है। तीसरा, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसको भी प्रभावित करता है। अप्रत्यक्ष रूप की बात करें या अप्रत्यक्ष हानि की बात करें तो पी का स्थिरीकरण जो होता है यानी कि फास्फोरस की उपलब्धता को घटाता है। सल्फर, कैल्शियम और पोटास इन तीनों को भी प्रभावित करता है। साथ में जो जीवाणु मृदा में पाए जाते हैं उसको भी नुकसान करता है। पौधों को रोग से ग्रसित करता है और मृदा की जो भौतिक संरचना होती है जैसे उसका पीएच, ईसी, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि को भी प्रभावित करता है। अम्लीय मृदाओं में फसलों का उत्पादन अच्छा नहीं होता, लेकिन यदि मृदाओं का सुधार किया जाए तो किसान इन भूमियों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अम्लीय का सुधार कैसे किया जाए। तो किसान बंधु अम्लीय मृदा का यदि सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विशेष तौर 3 बातों को ध्यान में देना होगा। पहली बात कि मृदा का पीएच कितना है। दूसरी बात, उसे किस पीएच पे ले जाके सुधारा जा सकता है। तीसरी बात, चूने का प्रकार, किस मात्रा कैसी है। तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए विशेष तौर पे चूने का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डोलोमाइट और बेसिक स्लैग फर्टिलाइज़र। और साथ में हम ऑर्गेनिक मैन्योर की मात्रा कम करके भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑर्गेनिक मैटर उसमें डाला जाता है तो उसके डिकम्पोजिशन में यानी जब उसका विघटन होता है तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एच आयन को बढ़ाता है और मृदा को अम्लीय बनाता है। अम्लीय भूमि से सुधार के लिए किसान को विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि जिस खेत में पानी अधिक मात्रा में लगता हो उस पानी को न लगने दे, यानी कि पानी का
अच्छी तरह से प्रबंध करें, जितना आवश्यक हो उतनी मात्रा में फसलों को सिंचाई करें, अनावश्यक पानी को खेत में न जमा होने दें। साथ ही साथ बेसिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, बेसिक स्लैग। एक बार सुधार करने पर अम्लीय मृदाओं में सुधार का कार्य पूरा नहीं हो पाता, इसलिए आप मृदाओं को सुधार करते हुए इन भूमियों में किन किन फसलों की खेती कर सकते हैं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों से मैं यह कहूँगा कि बाजार से जो भी चूना ले वो अच्छी क्वालिटी का ले। इसका प्रयोग फसल बुआई से कम 30 दिन का अंतर होना चाहिए, यानी कि जब भी हमें फसल की बुआई करनी हो तो हमें भूमि सुधार के लिए चूना जुताई के समय मिला देना चाहिए, और फिर जब सोइंग करना हो तो उसके पहले थोड़ी मात्रा मिला के 2 भाग में करना चाहिए। हालांकि ये कॉस्टली पड़ता है, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमारी मृदा अत्यंत सुधरी रहेगी। यदि हमारी भूमि अम्लीय हो जाती है तो उसमें हम जो भी फसल लेंगे वो अम्लता सहिष्णुता होनी चाहिए, जैसे जौ, मक्का, जई, चुकंदर, धान आदि फसलें ली जा सकती हैं। इसी प्रकार ऊसर भूमि की बात करें तो अपने प्रदेश में इसका रकबा भी अधिक है और ऊसर भूमियों में सुधार किए बिना इसमें किसी भी फसल की खेती नहीं की जा सकती। ऊसर भूमि के सुधार हेतु पायराइट का प्रयोग किया जाता है। गर्मी के दिनों में जुताई करने के बाद एक बार हल्की सिंचाई करें, इसके बाद पायराइट का भुरकाव करें। पायराइट की मात्रा भूमि की पीएच मान पर निर्भर करती है। मिट्टी में पायराइट का ऑक्सीकरण अच्छा हो, इसके लिए पायराइट के छिड़काव के 4 से 7 दिन बाद इसका दोबारा हल्की सिंचाई कर दें। इसके बाद इसी नमी का प्रयोग करते हुए ढैंचा की खेती करें और 12 से 14 दिन बाद भूमि मिला दें। इसी प्रकार इन कार्यों को करने पर ऊसर भूमियों का सुधार किया जा सकता है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। यहाँ पे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई समय से कर दी थी, उनकी फसल इस समय फूल और फल बनने की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है, जिससे वो आगे चलकर इस फसल से भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर HR जायसवाल। किसान भाइयों, ये लौकी वर्गीय सब्जियां जो हैं उसमें इस समय फल फूल आना चालू हो गया है। कद्दू वर्गीय फसल की इन अवस्थाओं पर सिंचाई की भी एक अहम भूमिका रहती है, अतः किसान भाई अपनी फसल में इस समय कैसे करें सिंचाई, आइए जानते हैं। जैसा कि आप हमारे यहाँ खेत में देख रहे हैं, नालियों में पौधे लगाए गए हैं। तो नालियों में चूंकि बाहर का एरिया सब काफी सूखा रहता है, तो नालियों से नमी जो है बहुत तेजी से उड़ता रहता है। तो इसमें हर चौथे 5वें दिन पानी लगाना जरूरी रहता है। एक चीज और सावधानी रखनी है कि जब भी आप पानी लगाते हैं तो पौधे जो है नाली में यदि चले गए हैं तो उनको निकाल करके बाहर करते रहें, जिससे पौधे डैमेज ना हो। और यदि आप पूरे खेत में लगाते हैं पानी तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है। दूसरा ये है कि पानी के संपर्क में जो फल रहते हैं, जो पौधे रहते हैं, वो भी सड़ने लगते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। तो जिन किसान भाइयों की फसल की बढ़वाट ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, तो वह इस समय कैसे करें उर्वरकों का प्रबंधन। यदि आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह आप वाटर सॉल्युबल NPK 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बाजार में 19-19-19 के नाम से आ रहा है, उसकी
3 ग्राम मात्रा पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके 10-12 दिन के इंटरवल पर उसका छिड़काव यदि फसल पर करते हैं। साथ ही उसके साथ सूक्ष्म पोषक तत्व के लिक्विड फॉर्म में बोतलों में आ रहे हैं, जिसमें 6-7 पोषक तत्व होते हैं, उनकी भी 5 से 6 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर के हिसाब से मिलाकर यदि आप इस समय 10 दिन के इंटरवल पर 2-3 छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से पौधे स्वस्थ रहेंगे और आपकी जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी होगी, फलों में शाइनिंग रहेगी। और किसान भाइयों, जैसा कि आप खेत में देख रहे हैं कि पौधे नाली में लगाए गए हैं, उसी में सिंचाई की जा रही है और उसी में खाद भी हम डालते हैं, लेकिन बीच का जो एरिया है उसको 1-2 बार फावड़े से गुड़ाई कर देने से उसमें घास नहीं होता है और उसकी नमी पूरी तरह से निकल जाती है, जिससे घास अपने आप जमता नहीं है। अब बात आती है कीट और रोगों की। तो फसल की इन अवस्थाओं पर इसमें कुछ हानिकारक कीट और रोगों का भी प्रकोप देखने में आता है और अगर किसान भाई समय से इन कीट और रोगों का नियंत्रण नहीं करते हैं तो उन्हें आगे चलकर काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आइए जानते हैं फसल में लगने वाले कीट और रोग और उनके नियंत्रण के बारे में। जब फूल फल आना चालू हो जाता है तो इस समय आप देखेंगे कि पत्तियों पर कुछ हल्के पीले रंग के, भूरे रंग के धब्बे जैसे दिखाई पड़ते हैं, जिसको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इंडोफिल M45 का छिड़काव जो है, जब भी आपको पत्तियों पर इस तरह के धब्बे दिखाई पड़ते हैं तो 10 से 15 दिन के इंटरवल पर 2 बार छिड़काव कीजिए तो ये समस्या कम हो जाएगी। दूसरा एक चीज़ ये है कि पत्तियों पर सफ़ेद रंग की लाइन जैसी दिखाई पड़ती है, उसमें एक कीड़ा होता है जिसको लीफ माइनर कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल करके इसका भी 10 से 12 दिन के इंटरवल पर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी फल आपके तोड़ने लायक हो जाएं तो जल्दी जल्दी फल तोड़ते रहना चाहिए। अपने राज्य बिहार और झारखंड में पपीते की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाने लगी है, क्योंकि इन पौधों से कम समय में अच्छी आय मिल जाती है। अतः जिन किसानों के यहाँ पपीते के बगीचे हैं वो इनसे अधिक उत्पादन लेने के लिए इस समय बगीचों में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर RL भारद्वाज। किसान भाइयों, आज अपन बात करते हैं पपीते की उद्यान का प्रबंधन कैसे करें। पपीता लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। ये बहुत ही हैवी फीडर क्रॉप है, बहुत ज़्यादा खाने वाली फसल है, क्योंकि इसका जड़ तंत्र बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। ये केवल भूमि की ऊपरी सतह से ही भोजन लेती है। इसलिए आप इसका ध्यान रखिए कि एक तो पौधा लगाने से पहले एक पौधे को लगभग 10 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद और आधा किलोग्राम नीम की खड़ और आधा किलोग्राम NPK फर्टिलाइज़र का मिक्सचर बना करके आप इसके जड़ क्षेत्र में डाल दीजिए। पौधे लगाने के लगभग 3 महीने बाद में ये काफ़ी अच्छी बढ़वार की अवस्था में आ जाता है और उस समय इसको पुनः खाद की आवश्यकता होती है। उस समय हम एक पौधे को लगभग 2 से 3 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई खाद और 100 ग्राम NPK फर्टिलाइज़र देते हैं। तुड़ाई जैसे ही शुरू होती है उस समय पुनः हमें एक पौधे में 10 किलोग्राम गोबर की खाद एवं आधा किलोग्राम NPK और आधा किलोग्राम नीम की खड़ खाद के रूप में हमें देनी चाहिए और उसके बाद में हर तीसरे महीने हमें ये डोज दोहरानी होती है 24 महीने तक। जैसे ही आप खेत में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, इसमें सफ़ेद मक्खी के प्रकोप होने के बहुत डर रहते हैं। ऐसे में आप हर 10 दिन से 15 दिन से और कभी मौसम साफ हो तो 1 महीने से एक बार रोगोर का इस्तेमाल करें, मिथाइल डायमेथोन। दूसरी बार आप इमिडाक्लोरोपिड का इसमें इस्तेमाल करें और तीसरी बार आप साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल करें। चौथी बार आप नीम की पत्तियों का रस और गौमूत्र का इस्तेमाल करें। ऐसे हर बार कोई न कोई कीटनाशी दवाई आपको बदल करके काम में लेनी है, पहली बात। दूसरा ये जरूर ध्यान रखिए कि 1-2 छिड़काव आप रासायनिक कीटनाशी के कर लें। गर्मियों में एक बात और ध्यान रखिए, आप 1 महीने के अंतर पे
एक बार इसमें खुला पानी दिया जाता है। सर्दियों में पाला पड़ने की संभावना हो तो पानी थोड़ा सा एक्सेस दे दीजिए, और गर्मियों में इसमें भरपूर मात्रा में पानी की जरूरत, हर दूसरे तीसरे दिन इसको पानी चाहिए। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, इसमें खरपतवार नियंत्रण, जहाँ तक मैं कहूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। अब बात आती है फल तुड़ाई की, तो किसान भाइयों पपीते को किस अवस्था में फलों को तोड़ना चाहिए एवं क्या क्या सावधानी बरतें तथा तुड़ाई के बाद में इसको कैसे पैक करें जिससे कि आपको अधिक मूल्य भी मिल सके, इसके बारे में आइए जानते हैं। अब किसान भाइयों, बात आती है तुड़ाई की। तुड़ाई करते समय हमें विशेष ध्यान रखना होता है। बहुत सारे किसान भाइयों को देखते हैं कि कई बार पत्तियां तोड़ने लग जाते हैं। पपीते में पत्तियां तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और जैसे ही फल में हल्का सा पीलापन नजर आए उस फल को तोड़ लेना चाहिए। तुड़ाई करने के बाद में फल को छाया में रखें और पॉलीथीन या अखबार में लपेट करके, ज़्यादा अच्छा इसको अखबार में लपेटना रहता है। और अखबार का इस्तेमाल करने से इसमें जो इथाइलिन गैस प्रोड्यूस होती है वो उसमें अंदर रहती है, और अंदर रहने से इसमें येलो कलर बिल्कुल अच्छी तरह से डेवलप हो। ग्रेडिंग में आप ये ध्यान रखिए कि बहुत सारे फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, साइज़ छोटी हो जाती है। इसकी बहुत बड़ी साइज़ भी मार्केट में लाइक नहीं की जाती, इसलिए इसको 2 या 3 ग्रेड में आप डिवाइड कर सकते हैं। फल को पैक करके कैरेट में डाल करके भेजेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा लाभ देने वाली फसल है, और इससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। तो मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी हुई है आपकी खेतीबाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी की जो भी फसल तैयार हो चुकी है उसकी अविलंब कटाई करें, तथा फसल की कटाई के बाद अगर मिट्टी में उपयुक्त नमी मौजूद हो तो खेत की जुताई कर दें तथा पाटा नहीं चलाएं। समय से रोपे गए धान में 40 से 45 दिनों बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। वहीं अगर बात करें गरम मूंग की, जो किसान भाई बुआई कर चुके हैं तथा मिट्टी में अगर नमी की कमी हो तो एक हल्की सिंचाई अवश्य करें। बैगन एवं भिंडी के फसल में फल छेदक कीड़ों एवं फूल गोभी एवं बंधा गोभी की फसल में गोभी का पतंगा कीड़ों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशी हाल्ट, डेल्फिन, बायोलेप दवा का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दोपहर के बाद करें। लतर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल भृंग कीड़ों का आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण पत्तियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। इससे बचाव के लिए नीम से बना कीटनाशी जैसे अचूक, निमोरिन, निमोटिन, नीमोसिडिन इत्यादि में से किसी एक दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची से बाल मुकुंद कुमार ने। यह धान की फसल में भूरा माहू कीट की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो बाल मुकुंद जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अभी के समय में धान में बहुत से हानिकारक कीटों का आक्रमण होता है। उसमें है तना छेदक है, गंधी बग है, भूरा मधुआ है।
ये सब कीट धान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पूरा मधुआ एक बहुत ही छोटा कीट है जो जड़ और पत्ती के बीच में जो डंठल भाग है उस पर रहता है और उसका उपयुक्त समय बढ़ने का है कीट जो है यह असर करता है जड़ और तने के बीच वाले पत्ते के बीच वाले भाग को पूरी तरह उसका रस चूस जाता है और इसका पता किसान भाइयों को तब चलता है जब पौधे पूरी तरह से ऊपर चटाई नुमा रूप में सूखने लगते हैं। छोटे छोटे सफेद रंग के जिसके पीठ पर भूरा दाग होगा वो कीड़ा दिखाई देगा और अगर इस कीड़े की संख्या प्रति झुंड अगर 5 से ज़्यादा है तब इसमें आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड जिसमें जितने तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करते समय यह ध्यान रखें कि यह जो है पौधे के जड़ और पत्ती के बीच वाले जो तना भाग है उस पर पड़े, मतलब अपने नोजल को थोड़ा पत्ती के नीचे झुका के तब इसका छिड़काव करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सफल मछली पालन के लिए कैसे तैयार करें नया तालाब। गन्ने की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।